हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 12 है आप लोग का अम्ल, क्षार और लवण। मतलब क्या बोले तो एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में, इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। मैंने आप लोग को अम्ल, क्षार, लवण के बारे में एक एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। यदि आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप है, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से जाकर आप लोग नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स लीजिएगा, नोट्स पढ़कर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, मैं आप लोग को आज क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग से थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो ये बॉक्स है बाबू, जो ये बॉक्स है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे सारे बच्चे। मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एसिटिक अम्ल पूछा जाएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, बोलेंगे एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल। नींबू कुल के, जैसे संतरा होता है, नींबू होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, बोलेंगे सैट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सैट्रिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। पालक में ऑक्सेलिक अम्ल। ठीक है, आंवला जो सिट्रस फल होता है, इसमें एस्कॉर्बनिक फल। ठीक है, जो विटामिन सी वाला जो फल होता है। ठीक है, ये सब आप लोग याद करने हैं। पूछेंगे अंगूर में कौन सा अम्ल, तो बोलेंगे टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है बाबू, चलिए, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर जितना भी है हमने सीखा वाला, इस पॉइंट को भी याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ से अब आप लोग का व्यास का प्रश्न जो है वो शुरू होता है। ठीक है, अब व्यास का प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान है उसको भरना है। कहता है फर्स्ट में, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर पढ़े थे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, जो भी हमने सीखा वाला पॉइंट रहता है वो पांचों पॉइंट को याद कर लेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा कि अम्ल क्या होगा, क्षार, वहां पर सारा कुछ दिया रहता है। ठीक है, दूसरा देखिए, कहता है अम्ल का स्वाद डैश और क्षार का स्वाद डैश होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो आप लोग भरेंगे यहाँ पर क्या सर, खट्टा। क्या भरेंगे जी, खट्टा। यहाँ पर क्या भरेंगे, कड़वा। जिसका स्वाद खट्टा हो क्या कहलाएगा, अम्ल। जिसका स्वाद खट्टा हो क्या कहलाएगा, अम्ल। जो क्षारक के प्रभाव को नष्ट करे क्या कहलाएगा, अम्ल। जो जिसका स्वाद कड़वा हो क्या कहलाएगा, क्षार। क्षार करता क्या है, क्षार करता क्या है जी, अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। ठीक है, अब देखिए, कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया में डैश और डैश बनते हैं। तो बताइए क्या क्या बनता है, तो आप लोग बोलेंगे क्या बनता है सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम भर देते हैं, आप लोग भर लीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या क्या बनता है जी, लवण बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। जल का अनुसूत्र H2O। ठीक है, और लवण तो आप लोग जानते हैं, जैसे लवण में हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl बोलते हैं। ठीक है ना, ये सब बनता है कब, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, क्लास 10th में जाइएगा तो इसका परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, कहता है हल्दी पत्र पर खड़िया पाउडर घोल डालने से इसका रंग क्या हो जाएगा। पहले आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या भरेंगे जी, क्या हो जाएगा, रंग क्या हो जाएगा। आप लोग जानते हैं रंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। बदल जाएगा, बदल हो जाता है, नहीं नहीं, परिवर्तन हो जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, परिवर्तन हो जाता है। लिखिए, क्या लिखिएगा, परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है जी, परिवर्तन होता है। लिखेंगे हल्दी पत्र पर खड़िया पाउडर डाल देने से क्या होता है, इसका रंग परिवर्तन हो जाता है, रंग चेंज हो जाता है। ठीक है, रंग बदल जाता है। कहता है नीला तोता कॉपर सल्फेट एक डैश है। क्या है जी, क्या है, आप लोग बताइए। नीला तोता जो है ये कॉपर सल्फेट, ये क्या है, एक लवण है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, भर लीजिएगा। यहाँ पर हम दे दिए, फर्स्ट में लाल भरेंगे, दूसरा में आप लोग क्या भरेंगे, खट्टा करवा, तीसरा में लवण जल, चौथा में परिवर्तन, पांचवा में लवण। तो इस प्रकार कितने ऐसे बच्चे हैं जो बना लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मिलान कीजिए। मैंने आपको बताया था ना, अभी कुछ याद करने दिया था, तो याद कर लिया आप लोग। चलिए, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बताइए अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। फिनोप्थलीन क्या है, फर्स्ट देखिए फिनोप्थलीन, सबसे ऊपर क्या है, फिनोप्थलीन। तो देखिए फिनोप्थलीन है सूचक। क्या है, सूचक। सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर। सूचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना। ठीक है, मतलब सूचित करना। वैसा पदार्थ जो अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता हो, उसी को हम लोग सूचक बोलते हैं। किसको बोलेंगे, सूचक। जो अम्ल है या ना है, इसमें अम्ल है या ना है,
क्षार है या ना है वही सूचना देता है, उसी को हम लोग सूचक बोलते हैं। ठीक है, तो फिनोप्थलीन क्या है? सूचक है। हल्दी का पाउडर क्या है? सूचक है। मेथिन ऑरेंज क्या होता है? सूचक होता है। तो वो सब आप 10th में समझिएगा विस्तार से। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए जल्दी से। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अच्छा, चींटी के जो लाल चींटी होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग तुरंत बोलेंगे सर फॉर्मिक अम्ल। तो इस प्रकार आपको सारे को मिलाना है। ठीक है, चलिए हम मिला देते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने सामने सामने लिख दिया, फिनोप्थलीन एक सूचक है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। काली चूना एक क्या है? क्षार है। लाल चींटी जो होती है इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वाटर कलर जो होते हैं ये उदासीन होता है। वाटर कलर कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन क्या? जिसमें ना कि जो ना अम्ल की तरह व्यवहार करता है ना क्षारक की तरह, क्या हुआ? उदासीन। ठीक है, चलिए। और जो दोनों की तरह व्यवहार करता है उसको क्या बोलेंगे? उभयधर्मी। वो तो अभी आपको आपके लिए जरूरत नहीं है, 10th में समझिएगा। ठीक है, लेकिन उदासीन आप में है जो अम्ल एवं क्षारक दोनों की तरह व्यवहार नहीं करता, उसको हम उदासीन बोलेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन अब आ चुका है, कहता है अम्ल और क्षारों में अंतर बताए। ठीक है, और ये भी आई है, अम्ल क्षार में अंतर आपसे पूछा जाता है। क्या बताएंगे? जल्दी से ध्यान से समझिए। जो देखिए पहले अगर स्वाद की दृष्टि से देखिए अम्ल क्षार में अंतर, तो बोलेंगे सर अम्लों का स्वाद खट्टा होता है जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। आप देखिए प्यारे बच्चों, वहां पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक था, जिसके कारण मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है बाबू, चलिए ये आप लोग समझे। ये दूसरा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या बताए थे? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। ये फर्स्ट अंतर लिखिएगा। दूसरा अंतर क्या लिखिएगा? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये दूसरा आंसर लिखिएगा। ठीक है, चलिए जी आगे अब हम लोग अंतर बताते हैं आपको। चलिए आगे का अंतर आप ध्यान से समझिए। अभिक्रिया की बात करें तो अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं। जैसे में HCl क्या है जी? अम्ल है ना? अम्ल है। ये NaOH क्षार से अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बनाता क्या है? प्रोडक्ट क्या बनाता है जी? NaCl लवण है। NaCl क्या है? लवण। सोडियम क्लोराइड H2O क्या? जल। मैंने आपको बताया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। ये हुआ। ठीक है, लेकिन अगर पीएच मान की बात करें तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है जी? 7 से कम होता है। जबकि क्षारक का पीएच मान कितना होता है सर? 7 से अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझे, 4 अंतर तो यहीं पर समझ गए। अगर उपयोग की दृष्टि से अंतर की बात करें तो अम्ल का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं में, कृषि में और अन्य क्षेत्रों में होता है, जबकि क्षारक का उपयोग साफ सफाई में, उच्च प्रारूप में, शोधन है ना, इस सब में होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को मैंने 5 अंतर बताया जो कि आपके लिए भी आई था। अगर पांचों अंतर को अच्छे तरीके से समझ गए तो आपके लिए इतना बस काफी है। अब आगे का क्वेश्चन आंसर देखा जाए। आगे देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक प्रयोगशाला में शिक्षक ने अम्ल और क्षार के 1.1 लीटर के विलयन, है ना, यहाँ पर दशमलव दे दिया है, अनुपात होना चाहिए या दशमलव देख लीजिएगा, विलयन घोल बनाकर रखा। अम्ल के विलयन की 10 बूंदों से क्षार की 10 बूंदों को उदासीनीकरण होता था। गलती से दोनों में से एक विलयन में पानी गिर गया। ठीक है, गलती से क्या हुआ? दोनों विलयन में एक विलयन में क्या होता है? पानी गिर जाता है। जब फिर से उदासीनीकरण किया गया तो अम्ल की 10 बूंदों के लिए क्षार की 15 बूंदे लगी। अब समझिए, 10 बूंद अम्ल के लिए 15 बूंद क्षार लगा। ठीक है, बताए कि पानी किस घोल में गिर गया था? अम्ल में गिरा था या क्षारक में गिरा था, और कितना पानी गिरा होगा? ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ, पानी जो है वो क्षार में गिरा। ठीक है, ये बात पक्का है कि पानी किस में गिरा? क्षार में, क्योंकि अम्ल को उदासीन करने के लिए ज्यादा क्षार की आवश्यकता होती है। अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या होता है? ज्यादा क्षार लगता है। ठीक है, अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या करेंगे जी? उदासीन का मतलब उसमें ना अम्ल होना चाहिए ना क्षार होना चाहिए। अगर अम्ल है तो उसमें ज्यादा क्षार देंगे, वह उदासीन हो जाएगा ना, उसको अम्ल के प्रभाव को भी नष्ट कर देगा। ठीक है, 10 बूंद अम्ल को उदासीन करने के लिए 15 बूंद क्षार लगते हैं। 1 बूंद अम्ल को उदासीन करने के लिए 15/10। अगर 10 बूंद को क्षार को उदासीन करने के लिए 15 बूंद क्षार लगता है तो 1 बूंद अम्ल को उदासीन करने के लिए 15/10 लगेगा ना? यस सर लगेगा। मतलब अगर इसको काटे तो 1.5 बूंद क्या आएगा? 1.5 बूंद। यहाँ तक समझे? चलिए आगे देखिए, अर्थात 11/2 गुना अधिक क्षार लगते हैं। कितना गुना?
11/2 गुना अधिक क्षार लगते हैं। इसलिए 1.1 लीटर है, अगर हम इसमें 3/2 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा 11/10 गुना 3/2 इक्वल टू 11×3 = 33 बत्ते में 10 दूनी 20 33/20 आएगा। मतलब क्या 33/20 में जब आप लोग 20 से 33 में भाग लगाएंगे प्यारे बच्चों तो 20 से कम 20, यहाँ पर क्या आएगा 13 दशमलव देंगे, जीरो उतार लेंगे, ठीक है। 20 छक्का 120, यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा, यहाँ पर दशमलव दिए तो जीरो देंगे, 1.65 आएगा, 1.65 लीटर अर्थात 1.65 लीटर माइनस 1.1 मतलब 55 लीटर पानी गिरा होगा। कितना लीटर पानी गिरा होगा जी 55 लीटर पानी गिरा होगा। समझे आप लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ गए यहाँ तक। चलिए जी आगे देखा जाए। कहता है ऐसा क्यों होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। कहता है ऐसा क्यों होता है। क्यों होता है जब आप अति अम्लतः से पीड़ित होते हैं, प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। बताइए जब आप अति अम्लता से पीड़ित हो जाते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो लिखेंगे जब शरीर में अम्लता का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो इससे संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रति अम्ल गोलियों का सेवन किया जाता है। ये गोलियां क्षारीय होती है। ये गोलियां कैसी होती है क्षारीय, क्योंकि पता होगा आपको अम्ल के प्रभाव को क्षारक ही नष्ट करेगा। और जब हमको अम्ल के कारण बीमारी होगा, शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा तो हम क्षारक वाला क्या गोली लेंगे। तो क्षारक वाला गोली लेंगे तो क्या करेगा उदासीन कर देगा, उदासीन करके हमारी स्थिति को क्या करेगा नियंत्रित करेगा। समझे आप लोग। जब शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ेगा तो हम लोग कौन सा गोली लेंगे प्रति अम्ल की गोली लेंगे। प्रति अम्ल गोलियां जो होता है वो क्षारक की तरह व्यवहार करता है, मतलब क्षारक जाएगा उसमें तो वो उदासीन बना देगा। जैसे ही उदासीन बनाएगा तो हमारा शरीर नियंत्रित हो जाएगा, ठीक है, नियंत्रण में आ जाएगा। समझे आप लोग। चलिए दूसरा देखिए कहता है जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। अब देखिए चींटी काटती है तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल जी फॉर्मिक अम्ल। जब चींटी हमको काटेगी तो हमको क्या होगा अम्लीय पदार्थ छूट जाता है। चींटी के काटने से त्वचा पर क्या होता है अम्लीय पदार्थ आएगा ना। अरे चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है तो चींटी काटेगी तो हमारे शरीर पर क्या आएगा अम्लीय पदार्थ आएगा जो जलन और सृजन पैदा करेगा, जो क्या करेगा जलन देगा, ठीक है। कैलेमाइन एक क्षारीय पदार्थ होता है। क्या होता है जी कैलेमाइन एक क्षारीय पदार्थ होता है जिसे त्वचा पर लगाने से यह अम्लीय पदार्थ को उदासीन बना देता है। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, अम्ल को अगर उदासीन बनाना है, ठीक है, अम्ल कोई प्रभाव को हटाना है तो क्षारक वाला चीज प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन कहता है कारखाने के अपशिष्ट को नदियों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। लिखेंगे कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ अक्सर अम्लीय होते हैं। अगर इन्हें नदियों में बिना उपचार के डाला जाए तो इससे जलीय जीवों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उसमें भी अम्ल की मात्रा बढ़ेगा। जैसे अम्ल की मात्रा बढ़ेगा इसलिए उसको चेक करते हैं, उसको उदासीन कर देते हैं, ताकि क्या होता है अम्ल का प्रभाव नष्ट हो जाता है, अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है और वे नदियों में सुरक्षित रूप से बहा दिए जाते हैं। समझे आप लोग। आगे देखिए ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप लोग जान रहे कि वायुमंडल में बढ़ती हुई CO2 मात्रा, कारखाने में निकलने वाले जो SO2 गैस की मात्रा होती है, नमी के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। यह अम्लीय वर्षा के रूप में ताजमहल पर गिरती है, जिससे उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन क्या होता है नष्ट हो जाता है प्यारे बच्चों। समझे आप लोग। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि उदासीनीकरण प्रक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं, इसका दो उदाहरण देना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या होता है। लिखेंगे उदासीनीकरण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अम्लीय और क्षारीय पदार्थों को एक ऐसे पदार्थ में बदल दिया जाता है जो ना अम्ल की तरह व्यवहार करता है और ना क्षार की तरह। मैंने आपको जस्ट शुरू पहले में ही समझाया कि जब हम लोग ऐसा पदार्थ का प्रयोग करेंगे जैसे अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो क्षार देंगे ताकि अम्ल के प्रभाव को भी कम कर दे, मतलब उदासीन बना देगा, ठीक है। उसी को हम लोग उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। समझे आप लोग। चलिए तो उदाहरण देने की बात कर रहा था तो उदाहरण भैया दे देंगे कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला जाता है, सोडियम हाइड्रो देखिए हम आपको सूत्र लिख से चलते हैं, आप लोग याद कर लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सूत्र क्या होता है HCl, क्या होता है जी HCl। जब हम लोग इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एक नया पदार्थ बन जाता है जो क्या होता है ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, मतलब उदासीनीकरण की प्रक्रिया की एक ऐसा क्या है उदाहरण है। आप लोग लिख लीजिएगा क्या बनता है NaCl बनता है और क्या बनता है H2O बनता है, मतलब जल बनता है, लवण और जल बनता है, ठीक है। जब चूने के पानी को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तो ये कैल्शियम सल्फेट का निर्माण कर लेता है जो एक लवण बन जाता है, जो ना अम्ल की तरह व्यवहार करता है ना क्षारीय की तरह। इस प्रकार आप लोग दो उदाहरण दे देंगे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। कहता है 3 बोतलों में अम्ल क्षार उदासीन विलयन दिए गए परंतु इन बोतलों में विलयन का नाम नहीं लिखा गया।
देखिए तीनों बोतल दे दिया, मान लेते हैं बोतल का नाम होगा ABC, ठीक है, कुछ भी बोतल का नाम है, तीनों बोतल दे दिया, उसमें तीनों बिलियन दे दिया, लेकिन उसमें ये नहीं पता है कि इस डिब्बा में इसी प्रकार का बिलियन दिए, ठीक है। हल्दी पत्र द्वारा बिलियन की पहचान कैसे करोगे? तो बाबू आपको पता है कैसे चिन्ह करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, बोतल ए में हल्दी पत्र डालेंगे, यदि कोई परिवर्तन नहीं होता तो समझेंगे यह अम्ल विलयन है। जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या समझिए, अम्ल विलयन है, ठीक है। अब देखिए बोतल बी में हल्दी पत्र डालेंगे, यदि पत्र लाल हो जाता है तो समझेंगे यह क्षारीय विलयन है, ठीक है। बोतल सी में हल्दी पत्र डालेंगे, यदि कोई परिवर्तन नहीं होता तो समझेंगे उदासीन विलयन है। यहाँ पर आप लोग जो देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मिस पॉइंट हो गया, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बोतल में हल्दी पत्र डालेंगे, ये बोतल में हल्दी पत्र डालेंगे, अगर हुआ क्या होगा, यदि जैसे नीला हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जान रहे हैं अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर नीला अगर वो डालेंगे, ठीक है, अगर वो लाल हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप लोग क्या समझेंगे, उसमें अम्ल है। अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग समझेंगे इसमें अम्ल नहीं है, ठीक है। अगर उसमें नीला हो जाता है तो समझ जाएंगे क्षार है, ठीक है। अगर कुछ भी परिवर्तन नहीं होता समझ जाएंगे उदासीन है, ठीक है। तो उस प्रकार आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, बोतल ए और सी नीले लिटमस पत्र डालेंगे, यदि लाल हो जाता है तो अम्ल, और यदि कोई परिवर्तन नहीं होता उदासीन विलयन, ठीक है। चलिए ये बात आप लोग समझ ही चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है क्या आशुद्ध जल अम्लीय क्षारीय उदासीन होता है। अब देखिए बोलता है शुद्ध जल, आशुद्ध जल का मतलब शुद्ध जल, ठीक है। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, लेकिन आशुद्ध जल अम्लीय होता है, इसकी पुष्टि निम्न तरीके से की जा सकती है। आशुद्ध जल में जब हम लोग नीले लिटमस पत्र को डालेंगे, यदि नीले लिटमस पत्र क्या हो जाता है, नीला से लाल हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है ना, तो यह अम्लीय होता है। जब लाल होगा तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। आशुद्ध जल में लाल लिटमस पत्र डालेंगे, यदि लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो यह क्षारीय होता है। आशुद्ध जल में हल्दी पत्र डालेंगे, यदि कोई परिवर्तन नहीं होता समझेंगे वह उदासीन होता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग पुष्टि करेंगे। आप लोग समझ रहे हैं, बार बार मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूँ कि अगर हम लोग क्या करें, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल क्या करता है, अगर नीला लिटमस पत्र है तो वो क्या करेगा, लाल कर देगा। अगर क्षारक है, क्षार है, तो वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा बाबू, नीला कर देगा। तो बस ये दोनों अगर ये सब पॉइंट याद कर लेंगे तो आपके लिए कुछ नहीं है चैप्टर, अम्ल क्षार लवण चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर अच्छे तरीका से समझ जाएंगे, और जो बच्चे ना समझेंगे तो ये चैप्टर ऐसा है कि उसको बहुत परेशान करेगा, ठीक है। चलिए कहता है प्रश्न संख्या 9 की नीले लिटमस पत्र को 1 बिलियन में डुबोया गया, या नीला ही रहता है, बिलियन की प्रकृति क्या है। बाबू कहता है नीले लिटमस पत्र को 1 बिलियन में डुबाते हैं, और बिलियन में जो डाले ना तो लिटमस पत्र जो नीला था वो नीले रहता है। तो बताइए बिलियन की प्रकृति कैसी होगी, तो लिखेंगे यदि नीले लिटमस पत्र में किसी बिलियन में डुबाया जाता है वह नीला रहता है तो बिलियन की प्रकृति क्षारीय या उदासीन होती है। उदासीन होगा तभी तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि अम्लीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन क्षारीय या उदासीन विलयन नीले लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करते और वह नीला ही रहता है, ठीक है। अतः यदि नीले लिटमस पत्र विलयन में डुबाया जाएगा तो वह नीला ही रहता है, तो यह क्या होगा, तो यह क्षारीय विलयन होगी, या तो कैसी विलयन होगी सर, उदासीन विलयन होगी। इस प्रकार लिटमस पत्र व्यवहार विलयन की प्रकृति का संदेश देता है। तो बच्चों आप लोग इस प्रकार यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन था 9 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि ये चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा, है ना। देखिए आपके बुक में बहुत सारा यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया था, अगर आप लोग ये सब पॉइंट पढ़ लेते हैं तो आपको आगे भी काम देगा, और यही सब पॉइंट आपको आगे 10th हो गया 11th है ना उसमें दी। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में भी यहाँ दिया गया, हाईलाइटेड कर देता है। लवण देखिए लवण क्या होता है उसके बारे में दिया गया, सारा पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ा कीजिएगा आप लोग को, है ना। आप लोग पढ़िएगा जितना उतना अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस मैं आपको होमवर्क अगर आप लोग लेना चाहे तो होमवर्क में मैं आपको इतना ही दूंगा कि ये पूरा चैप्टर आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है, ठीक है। 2 बार अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपसे खुद ही बन जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आप मेरा डेली क्लास शाम के 6 बजे कर सकते हैं, और शाम की डेली 6 बजे क्लास करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।